नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। रूस भारत का अभिन्न मित्र और विश्वसनीय साझेदार। 20वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। रूस की ओर से सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने को लेकर जताया आभार। ज्वेज्दा पोत निर्माण केंद्र का किया दौरा। पाकिस्तान की तरफ से रोजाना की जा रही है आतंकी घुसपैठ की कोशिश। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। लद्दाख को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने के मुद्दे पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, गृह मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की बैठक होगी आज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को ईडी ने किया गिरफ्तार। कोर्ट में आज होगी पेशी। पिछले कई दिनों से मामले में शिव कुमार से पूछताछ कर रही है ईडी। चंद्रमा की सतह के और नजदीक पहुंचा चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम। आज तड़के 3:42 पर डी ऑर्बिट मैन्यूवर प्रक्रिया का दूसरा और अंतिम चरण भी सफलतापूर्वक पूरा। प्रक्रिया में 9 सेकंड का लगा समय। 7 सितंबर को लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करेगा सॉफ्ट लैंडिंग। मुंबई और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। लोकल की भी थमी रफ्तार। भारी बारिश का अलर्ट जारी। लोगों को समुद्र के करीब नहीं जाने की सलाह। और खबरों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की रूस यात्रा पर हैं। व्लादिवोस्तोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वीं भारत रूस शिखर बैठक में हिस्सा लिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता में कई अहम द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों और नए आयामों पर भी चर्चा की। 20वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में प्रधानमंत्री ने रूस को भारत का अभिन्न मित्र और विश्वसनीय साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने को लेकर रूस और वहां की जनता का आभार जताया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी आर्थिक मंच के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। पूर्वी आर्थिक मंच के कई सत्रों में भारत की भागीदारी रहेगी। आपने मुझे अपने देश के सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की घोषणा की। उसके लिए मैं आपका और रूस के लोगों का आभारी हूं। यह हम दोनों देशों के लोगों के बीच विशेष मैत्री संबंधों को दर्शाता है और 1.3 बिलियन भारतीयों के लिए बहुत ही सम्मान का विषय है। रूस भारत का एक अभिन्न मित्र और विश्वसनीय साझेदार है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का विस्तार करने पर आपने व्यक्तिगत ध्यान दिया है। 2 अभिन्न मित्रों के रूप में हमारी नियमित रूप से मुलाकातें हुई हैं। मैंने आपसे टेलीफोन पर कई मामलों पर चर्चा की है। मुझे कभी कोई झिझक नहीं हुई। आज की हमारी मुलाकातें बहुत महत्वपूर्ण है और उनका ऐतिहासिक महत्व भी है। दोनों देशों के बीच यह 20वां एनुअल समिट है। पिछले लगभग 20 सालों में जब आपने रूस का किसी न किसी रूप में नेतृत्व किया है, तो इस व्यवस्था ने हमारे संबंधों को 21वीं सदी के अनुरूप ढाला है और उन्हें हमारे लिए ही नहीं, विश्व के लिए प्रगति, शांति और स्थायित्व का एक विशेष
कारक बनाया है। आज हमारे बीच डिफेंस, न्यूक्लियर, एनर्जी, स्पेस, बिजनेस टू बिजनेस जैसे कई क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सहमति बनी है। मैं हमारे संबंधों के सभी पक्षों पर आपके और आपके डेलीगेशन के साथ हमेशा की तरह उपयोगी चर्चा का अवसर पाकर बहुत ही खुश हूं। फिर एक बार आज भी करीब 2 घंटे हम लोगों को साथ रहने का मौका मिला और आपने मुझे कई महत्वपूर्ण विषयों से अवगत कराया और ये सारा देख करके मैं कह सकता हूं कि आपका दीर्घदृष्टि, आपका विजन और इस क्षेत्र के विकास के लिए आपका कमिटमेंट, यानी जो लगाव में आपके हर शब्द में देख रहा था, ये अपने आप में प्रभावित करने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के व्लादिवोस्तोक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ज्वेज़दा पोत निर्माण केंद्र का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पोत निर्माण केंद्र के प्रबंधन और कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की। ज्वेज़दा पोत निर्माण परिसर के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात में गर्मजोशी दिखाई दी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर हाथ मिलाकर गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिवादन किया। ज्वेज़दा रूस का सबसे बड़ा पोत निर्माण परिसर है। रूस यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान में कहा था कि व्लादिवोस्तोक में जहाज निर्माण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं की भी तलाश की जाएगी। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं अखिलेश सुमन का। अखिलेश, 20वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बन रही है। व्लादिवोस्तोक का दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। तो वहीं इन सबसे अहम रूस के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज मिलने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की यह यात्रा जो है, रूस यात्रा, यह काफ़ी अहम है पिछले कई मुलाकातों से। और ये कहें कि उन सारी मुलाकातों का, जिसके बारे में कहते हैं कि 30 मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में हो गई है। मतलब 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो दोनों नेताओं को एक दूसरे को समझने का काफ़ी अवसर मिला है। और शायद ही कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच हो जहाँ लोग गए हों और नहीं मिले हों, तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। और इन सारी मुलाकातों के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने यह समझा कि भारत के साथ जो मित्रता है, वो भारत के साथ जो संबंध है, जो निवेश के अवसर हैं, जो आर्थिक तौर पे जो सहयोग के मामले हैं, उन सारे मामले का अभी कोई विकल्प नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने चीफ गेस्ट बनाया है ईस्टर्न इकोनॉमिक समिट में। और ईस्टर्न इकोनॉमिक समिट के पहले ही, अगर आप कहें तो अप्रैल में ही इस बात की घोषणा हो गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वे अपने देश का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है, वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे हैं। तो यह जताता है कि दोनों नेताओं के बीच के जो संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मधुर हैं। और दोनों देशों के बीच की जो संबंध है वो भी काफ़ी विश्वसनीय है। हर कसौटी पे वे खरे उतरे हैं। तो अभी जो अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जो स्थिति बनी, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के देशों को बरगलाने का प्रयास किया, जो भारत का आंतरिक मामला है, उस मामले में भी रूस ने सबसे आगे बढ़कर भारत के पक्ष में निर्णय लिया, भारत के पक्ष में बयान दिए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत के पक्ष में खड़े होकर सारी बातें कही, ताकि सुरक्षा परिषद अपनी तरफ से कोई एक प्रस्ताव न ला सके। तो मुझे लगता है कि इन सारी स्थितियों के बाद जो आज मुलाकात हो रही है, उस मुलाकात के बाद एक विस्तार करने के प्रयास हैं कि हमारे जो संबंध है केवल रक्षा संबंधों पर ही सीमित नहीं रहे, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में। और उसके अलावा जो राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत अहम बात कही कि फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, मतलब विदेश नीति में जो भी होता है उस मामले में भी दोनों देश एक दूसरे के साथ बातचीत करके निर्णय लेंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। क्योंकि एक बहुत ही ऐसा समय है जिस समय पे जो दो बहुत ही जिम्मेदार देश है, उन जिम्मेदार
देशों को अपने से बातचीत करके एक निर्णय लेने की जरूरत होती है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो समझौते होंगे, खास करके ऊर्जा से संबंधित समझौते, कृषि से संबंधित समझौते और मानव संसाधन को रूस में जाकर, भारतीय मानव संसाधन रूस में जाकर काम कर सके, इससे संबंधित समझौते, उद्योगों के बीच में संबंधित समझौते, तो ये सारे समझौते जब होंगे, अभी मुझे लगता है कि आधे घंटे बाद इसकी घोषणा होगी, तो इसके बाद हम समझ पाएंगे। इबारत यहाँ पर लिखी जाएगी, कई महत्वपूर्ण समझौते भी भारत और रूस के बीच होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। इससे पहले 2 दिन की यात्रा पर रूस के पूर्वी बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की स्मृति में विशेष टिकट भी जारी करेंगे और इसके साथ ही योग की लोकप्रिय बनाने के लिए नए ऐप की शुरुआत भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुदूर पूर्व रूसी क्षेत्र का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। देर शाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में भोज का आयोजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्लादिवोस्तोक पहुंचने पर भारतीय समुदाय में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कश्मीर मुद्दे पर मालदीव के बाद पाकिस्तान को श्रीलंका में भी मुंह की खानी पड़ी है। श्रीलंका में आयोजित यूनिसेफ के एक सम्मेलन में पाकिस्तान ने कश्मीर मामला उठाने की नापाक कोशिश की, जिसे भारतीय सांसदों के एक शिष्टमंडल ने विफल कर दिया। बीजेपी के संजय जायसवाल और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने श्रीलंका में आयोजित यूनिसेफ सम्मेलन में पाकिस्तानी शिष्टमंडल की कोशिश को नाकाम कर दिया। सम्मेलन में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस मसले पर न सिर्फ टोका बल्कि पाकिस्तान में ईश निंदा कानून, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार समेत कई मुद्दों के साथ पलटवार भी किया। इस बीच अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंखला ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये कदम राज्य में बेहतर शासन के लिए उठाया है। Decision of the government of India relating to the administrative reorganization of the state of Jammu and Kashmir is uniquely applicable to territory within India, which is the state of Jammu and Kashmir. An administrative reorganization is an internal matter within India. It has taken place several times in the past, and this is the 12th time that the government of India is going in for an administrative reorganization. This particular process does not in any way impinge on the boundaries of the state of Jammu and Kashmir or the international line of control, and therefore, as I said, is an internal matter which does not have any impact on any other country. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि दक्षिण एशियाई देशों की सांसदों के अध्यक्षों का माली शिखर सम्मेलन सफल रहा है। इसमें कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने जो हरकत की उसका हमने गांधीवादी तरीके से प्रतिरोध किया। 370 के हटाने के बाद पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और पाकिस्तान थे, लेकिन उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया जिसका हमने विरोध किया। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाना भारत का अंदरूनी मामला है। हमारी संसद ने इसे व्यापक विचार के बाद हटाया है। सारे देशों ने इसे भारत का अंदरूनी मामला माना, लेकिन पाकिस्तान हमारी अस्मिता और भावना पर प्रहार करे, ये कैसे सहन किया जा सकता है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से हमारी संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह ने बातचीत की। सर, माले में जो दक्षिण एशिया की संसदों के जो स्पीकर्स का सम्मेलन हुआ उसमें बहुत सारे मसले रहे। हालांकि अगर आप मीडिया की बात करें तो उसमें पाकिस्तान को लेकर के ज़्यादा जो है वो छाया रहा मीडिया में, लेकिन आप वहाँ से लौटे हैं और अब मतलब वहाँ बहुत सारे जो इशूज़ हुए हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे क्या निचोड़ रहा है इस बैठक का, क्योंकि सर ये भी वैश्विक स्तर पर अगर आप बात करें जो संसदीय संगठनों की एक बड़े संगठन के तौर पर उभर रहा, हालांकि चौथी बैठक थी, तो क्या निचोड़ रहा है सर यहाँ? दरअसल यह 4th साउथ एशियन स्पीकर समिट थी जो SDG पर मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मैं आरंभ में मोटे तौर पर स्पष्ट करूं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा अरविंद जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया के लिए तय किए हैं, जिसमें बड़े बुनियादी सवाल हैं।
जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, औरत पुरुष की बराबरी का मामला है, जलवायु संकट है, तो इन चीज़ों पर कैसे हम दुनिया में मिलकर काम करें कि ये सारे सवाल जो हमारे सामने हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं वो कैसे हल हो सके। तो यह समिट उसी के लिए आयोजित थी। धारा 370 हटने का मामला भारत का अंदरूनी मामला है, हमने उसे हाल में निरस्त किया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार मिल रहे थे, लेकिन उसके पहले ही जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, आप चाहे बांग्लादेश को देख लीजिए, आप चाहे श्रीलंका को देख लीजिए, भूटान को देख लीजिए, सबने माले को देख लीजिए, सबने कहा कि तो भारत का अंदरूनी मामला है और सब भारत के साथ हैं। और वहाँ भी आपने देखा कि भारत ने द्विपक्षीय वार्ता सबके साथ की और सारे इन इश्यूज पर सब लोग भारत के साथ है, सब दुनिया जानती है। बल्कि माले के स्पीकर ने तो एक अनौपचारिक बातचीत में वो बड़े वहाँ के जो प्रेसिडेंट स्पीकर हिज एक्सेलेंसी नसीर साहब हैं, वो तो बड़े डायनेमिक लीडर, और उन्होंने इतिहास का प्रसंग सुनाया कि माले ने जब विभाजन हुआ उसी वक्त वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति ने जाकर के पाकिस्तान को कहा कि आपने गलत किया है, तो भारत का हिस्सा गलत रखा है। तो माले का तो ये दुनिया जानती है कि किस तरह से आज़ादी के समय ही जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। और यह माले उस वक्त कह चुका है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कैसे भारत का हिस्सा है। ये माले ने वहाँ जो हमें सूचना मिली कि माले के पहले प्रेसिडेंट ने उस वक्त पाकिस्तान को बताया था। तो ये सारे पड़ोसी मुल्क और पूरी दुनिया जानती है कि इसमें क्या इतिहास है। तो हमारा अपना याद रखिए कि आज़ादी के लगभग 2 वर्ष बाद ना हमने ये प्रोविजन किया, तो ये तो भारत का अंदरूनी मामला था, हमने वो प्रोविजन किया। हमारी पार्लियामेंट ने पूरे डिस्कशन के बाद इस पर फैसला किया, तो हमारा कंप्लीट अंदरूनी मामला था। जब लंच खत्म होने के पहले अंतिम वक्ता पाकिस्तान था, जब वह अपनी बात रख रहा था, तो हम सब मौजूद थे, हमारी टीम मौजूद थी, हमारे स्पीकर साहब, मैं, हमारे एम्बेसडर, हमारे लोकसभा की सेक्रेटरी जनरल थी, राज्यसभा के हमारे सेक्रेटरी जनरल थे, पूरी टीम थी। हम लोग बहुत मर्यादा शालीनता से हर देश की बात सुन रहे थे। पाकिस्तान भी क्या अच्छा कर रहा है इन क्षेत्रों में, पर्यावरण से लेकर, हम लोगों को जानने की उत्सुकता थी, हम सुन रहे थे। अचानक अंतिम पैरा में उन्होंने कश्मीर का उल्लेख शुरू किया, तो निश्चित तौर से भारत हमारे लिए हर अंतर्राष्ट्रीय में जो हमारा भावनात्मक मुद्दा है। हम अपने देश की अस्मिता जानते हैं, हम अपने देश की बातों को जानते हैं, हमारी अस्मिता पर, हमारी भावना पर कोई प्रहार करे, ये हम कैसे अब, और भी गलत प्रहार। भारत बड़ा शालीन देश है, पर हम अपने मर्यादा पर अगर कोई गलत तरीके से अगर कोई कुछ कहना चाहे तो उसका प्रतिरोध करना भी गांधीवादी तरीके से जानते हैं। तो हमने गांधीवादी तरीके से पहली आपत्ति यह की कि ये उल्लेख हो ही नहीं सकता। 2 कारण से नहीं हो सकता। पहला कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और जहां एसडीजी के एजेंडा तय हैं, और 2 दिन का लगभग ये समय है, 1.5 दिन का, जिसमें इन्हीं पर तय है कि बात होनी है, कोई और बात हो नहीं सकती। और खुद आज जो माले की मजलिस यानी संसद थी, वो उसमें इस साउथ एशियन स्पीकर्स की बैठक के आरंभ में ही वहाँ के होस्ट कंट्री के जो हमारे हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट स्पीकर थे, उन्होंने आईपीयू के, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के जो सेक्रेटरी जनरल थे, स्पष्ट कर दिया था कि इसमें इसी मुद्दा से कोई और बात नहीं कर सकते। तो हमारे देश का अंदरूनी मुद्दा उठा रहे थे, तो हमने पहली आपत्ति की कि ये हो ही नहीं सकता, ये तो इसको जगह ही नहीं मिलनी चाहिए, इसमें ये कैसे अलाउ किया जा रहा है। और जब उन्होंने अलाउ किया, उनका उल्लेख किया, तो हमें उसका जवाब देना था। फिर मैंने कहा कि इस मंच का दुरुपयोग है और ये हमारा अंदरूनी मामला है। हमने इतनी पहले आपत्ति की। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से एक और उनकी वक्ता खड़ी हुई, उन्होंने कहना शुरू किया, और वो कश्मीर में कुछ ह्यूमन राइट्स की चर्चा शुरू की। फिर तो ये हमारे ऊपर भावनात्मक चोट थी। हम अपने देश की अस्मिता को जानते हैं। जिन लोगों ने अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में जिनोसाइड किया, जिसके कारण अलग देश बांग्लादेश बना, हमने उल्लेख किया। फिर कहा कि जिन्होंने बलूचिस्तान पे लगातार हमले कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 70 वर्षों में क्या किया कि एक एक करके वहां के मूल लोगों को खत्म कर दिया, पूरी तरह अपना अधिकार कर लिया, और भारत का हिस्सा है, भारत के इलीगल हिस्से को आपने ऑक्युपाई किया हुआ है, उसको भी गिलगिट वगैरह का हिस्सा किसी और को आपने दिया। ये सब हमने कहा। और यह भी हमारे लिए एक तरह से बहुत आहत करने वाली बात थी कि 2 दिन पहले हमने खबर पढ़ी थी कि कैसे
उस मुल्क में जबरन हमारी एक सिख बहन को धर्म परिवर्तन कराकर उनको घर से अगवा करके आप शादी कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसी लगातार घटनाएं घट रही हैं। और जिस देश में जब अलग पाकिस्तान बना तो वहां जो अल्पसंख्यक थे उनकी संख्या जो थी वो घटकर आज 2% हार्डली रह गई है। हमारा देश जो भी हमारे अलग अलग धर्म के लोग रहे हैं उनकी संख्या खूब बढ़ी है, हमने अवसर दिए हैं। और ये भारत की खासियत है, हमारे लिए फख्र का विषय है कि हम अलग अलग संस्कृतियों के, धर्म के, विचारधारा के और अलग अलग भाषा, पृष्ठभूमि, रहन सहन, खान पान के देश है। विविधता ही हमारी खूबसूरती है। तो हम अपनी विविधता को बढ़ाने वाले लोग एक ऐसे मुल्क जो जहाँ कानून का कोई पालन नहीं करता वो हमको उपदेश दे और कहे कि ह्यूमन राइट्स की बात, तो हमारे लिए असह्य स्थिति थी। तो भारत की पूरी टीम की जो बेचैनी थी उसको महज मैंने स्वर दिया। भारतीय सेना ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन और जम्मू कश्मीर पुलिस के ADG मुनीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। दोनों आतंकियों को 22 अगस्त की देर रात बारामूला से गिरफ्तार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पकड़े गए आतंकी का वीडियो भी जारी किया गया। अधिकारियों ने कहा कि घाटी में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। Pakistan is desperate to infiltrate maximum terrorists into Kashmir Valley. All the launch pads as of now are full and infiltration attempts are being made every day to infiltrate the terrorists into Kashmir Valley to disrupt peace. In one such attempt on 21st of August, Pakistani citizens who belong to proscribed terrorist outfit Lashkar-e-Toiba were apprehended live by the Indian Army. कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव गौबा ने शुक्रवार को PK सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला। 1982 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी गौबा इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की निवेदिता R भिंटे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भी आज उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने उपराष्ट्रपति को साल भर चलने वाले राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम एक भारत विजय भारत के बारे में जानकारी दी। इस अभियान के दौरान विवेकानंद रॉक मेमोरियल की प्रेरक कहानी और संदेश के साथ विवेकानंद केंद्र समाज के विभिन्न तबकों में पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की। राज्यपाल बनने के बाद ये पहला मौका था जब उन्होंने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। कर्नाटक के कांग्रेस नेता DK शिव कुमार को धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कल गिरफ्तार कर लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कनकपुरा के विधायक शिव कुमार पूछताछ के लिए चौथी बार कल ED के सामने पेश हुए। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक शिव कुमार को ED आज अदालत में पेश करेगी और उनकी हिरासत की मांग करेगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से पहले चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम ने आज तड़के 3:42 पर डी ऑर्बिट मैन्यूवर प्रक्रिया का दूसरा चरण भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में 9 सेकंड का समय लगा। लैंडर को चंद्रमा की सतह के और नजदीक लाने के लिए ये प्रक्रिया पूरी की गई है। दूसरा और अंतिम डी ऑर्बिट मिशन पूरा किए जाने के बाद अब लैंडर की चंद्रमा की सतह से निकटतम दूरी 36 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 110 किलोमीटर रह गई है। इससे पहले मंगलवार सुबह 8:50 पर डी ऑर्बिट मैनूवर प्रक्रिया का पहला चरण भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था। लैंडर विक्रम को सोमवार को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया था। इस महीने की 7 तारीख को तड़के लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से शहर की रफ्तार पर फिर से ब्रेक लग गया है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो रहा है। बारिश के कारण लोकल ट्रेनों पर भी असर पड़ रहा है और कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं।
मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसे देखते हुए बीएमसी ने आज स्कूल बंद रखने का आदेश दिया। बारिश के कारण बसों के रूट भी डाइवर्ट किए गए। लोगों से समुद्र के पास नहीं जाने को कहा गया है। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी दादा भाई नौरोजी की आज जयंती है और इस मौके पर उन्हें संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धांजलि दी गई। स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले दादा भाई नौरोजी का आज जन्म हुआ था और 1825 में उनका जन्म हुआ था। दादा भाई नौरोजी को सम्मान से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। सन 1851 में उन्होंने गुजराती भाषा में रस्त रफ्तार साप्ताहिक अखबार शुरू किया और 1885 में बम्बई विधानसभा परिषद के सदस्य चुने गए। सन 1886 में दादा भाई फिन्सबरी इलाके में संसद के लिए भी निर्वाचित हुए और इसी साल उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1906 में एक भाषण में उन्होंने स्वशासन की मांग सार्वजनिक रूप से उठाई थी। दादा भाई ने सबसे पहले देश को स्वराज का नारा दिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी जो अपने समय की महत्वपूर्ण कृति थी।